नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ताज़ी, अहम और आपके काम की खबरें आवाज समाचार के 4:57 PM एडिशन में। चाय की चुस्कियों के साथ गर्मा गर्म खबरों का आनंद। सबसे पहले हेडलाइंस। सर्विस चार्ज में मनमानी पर अड़े रेस्टोरेंट वाले, सरकारी गाइडलाइंस को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। 20 जुलाई को होगी सुनवाई। रेलवे ने प्रीमियम ट्रेनों में खाने पीने के आइटम से हटाया 50 रुपए का सर्विस चार्ज। चाय तो हुई सस्ती, लेकिन लंच डिनर जैसी मील में बढ़ा दिए दाम। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन महंगाई पर महासंग्राम। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा और लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, पहली बार $1 का भाव 80 के पार, लेकिन बाद में कुछ रिकवरी। सुधार के बाद 89-84 पर बंद हुआ रुपया। बाजार ने लगाई तेजी की हैट्रिक। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। रियल्टी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में आज रही तेजी। सेंसेक्स 246 तो निफ्टी 62 पॉइंट चढ़कर बंद। नई कंपनियों के विनिवेश की रफ्तार बढ़ सकती है धीमी, सरकार का जोर। आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल जैसे पहले से तय कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट को निपटाने पर आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में नहीं उठाया जाए कोई कड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा, नुपुर की जान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। 10 अगस्त को अगली सुनवाई। भयंकर गर्मी की चपेट में पूरा यूरोप, लंदन से लेकर पेरिस तक 40 डिग्री तापमान ने मचाया हाहाकार। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच में सबसे पहले वो खबर जो आपके काम की है और आपकी जेब से भी जुड़ी हुई है। आए दिन जिस सर्विस चार्ज पर रोज हल्ला हंगामा हो रहा है, उससे जुड़ी 2 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। पहली है रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई, जहां सर्विस चार्ज को लेकर रेस्टोरेंट एसोसिएशन कोर्ट पहुंच गई है। तो दूसरी है प्रीमियम ट्रेनों में सर्विस चार्ज से जुड़ी, जहां रेलवे ने सर्विस चार्ज तो हटा लिया है, लेकिन उसे खाने पीने की कीमतों में जोड़ दिया है। इन दोनों ही खबरों पर विस्तार से करेंगे बातचीत। हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा और रोहन सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। तो पहले बात करते हैं रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज की, जहां देश भर के रेस्टोरेंट की संस्था एनआरएआई ने सर्विस चार्ज पर नई गाइडलाइंस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। इसी महीने कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा था कि सर्विस चार्ज की वसूली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से हम बात करेंगे। असीम, क्या कह रही है रेस्टोरेंट एसोसिएशन और क्या दलील रखी है उसने कोर्ट के अंदर? देखिए, हाल में ही सीसीपीआई ने गाइडलाइन जारी करके सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी है। सीसीपीआई ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि जो सर्विस चार्ज है उसको ऑटोमेटिकली बिल में नहीं जोड़ा जा सकता, ना ही डिफॉल्ट के तौर पर ये ग्राहक से वसूला जा सकता है। लेकिन इस गाइडलाइंस को जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती जो है वो दी है। जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसकी दलील है कि ये गाइडलाइंस जो है कानूनी तौर पर सही नहीं है। खासतौर पर जो सर्विस चार्ज है वो ग्राहक और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा है। ग्राहक को इसकी जानकारी जो पहले से दी जाती है, मेन्यू में इसके बारे में जो है बताया जाता है और उसके बाद ग्राहक से सर्विस चार्ज है वसूला जाता है। और दूसरे देशों में भी सर्विस चार्ज वसूलने की वजह जो है वो चल रही है। 8% से लेकर के 12.5% तक दूसरे देशों में सर्विस चार्ज है वसूला जाता है। इसमें जो है गाइडलाइंस जो है कानून के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है और दिल्ली हाईकोर्ट को इसको विचार जो करना चाहिए। अब दिल्ली हाईकोर्ट जो पूरे मामले की सुनवाई जो है 21 जुलाई को करेगा। उसके बाद तय होगा कि जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है वो सर्विस चार्ज वसूल सकते हैं या नहीं वसूल सकते हैं। तो यहां पर रेस्टोरेंट एसोसिएशन दूसरे देशों की दलील दे रही है कि वहां सर्विस चार्ज लिया जाता है, तो भारत में क्यों नहीं? अब सुनवाई होगी, देखते कोर्ट इसमें क्या रुख इख्तियार करता है। इधर रेलवे ने राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों से सर्विस चार्ज तो हटा दिया है, लेकिन सर्विस चार्ज की रकम को खाने में जोड़ दिया है। अब रोहन ही बताएंगे कि नया गणित क्या है। रोहन है हमारे साथ। तो रोहन, क्या कहें कि रेलवे ने घुमा के कान पकड़ा है, सर्विस चार्ज हटा तो दिया, लेकिन अब खाने पीने की कीमतों में जोड़ दिया। इनफैक्ट पीने की नहीं, क्योंकि चाय कॉफी में नहीं जोड़ा, आप क्लियर करेंगे, लेकिन खाना महंगा कर दिया है। जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। भोपाल शताब्दी के एक यात्री ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने 20 रुपए की चाय ऑर्डर की थी, उस पर उससे 50 रुपए का सर्विस चार्ज लिया गया था। यानी उसे वो चाय 20 के बजाय 70 रुपए की पड़ी थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठाए गए थे। दरअसल अगर आप राजधानी, शताब्दी या दुरंतो जैसी ट्रेनों में सफ़र करते हैं और टिकट बुकिंग के वक्त अगर आप खाना ऑप्ट नहीं करते हैं, बाद में सफ़र के दौरान खाना ऑर्डर करते हैं, तो रेलवे आपसे 50 रुपए का सर्विस चार्ज वसूलती आई है खाने के ऊपर।
अब रेलवे ने एक नया क्लैरिफिकेशन दिया है इस बीच, चूंकि जो CCPA था उसने भी तमाम अलग अलग रेस्टोरेंट को कहा था कि वो किसी तरह का सर्विस चार्ज ना लें फूड सर्विसेज को लेकर। अब रेलवे ने अपनी एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने सर्विस चार्ज को हटा दिया है, लेकिन जो मील है, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर है, उसकी कीमत बढ़ा दी है। यानी कि अगर आप सिर्फ चाय ऑर्डर करते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चाय की कीमत उतनी ही रखी गई है, 20 रुपये ही रखी गई है, लेकिन जो बाकी का मील है वो 50-50 रुपये बढ़ा दिया गया है। यानी कि आपसे अगर 190 रुपये का एक मील है और उसमें पहले आपको 50 रुपये सर्विस चार्ज देना पड़ता था, यानी कुल मिला के आपको 240 रुपये देने पड़ते थे, अभी भी आपको 240 रुपये ही देने पड़ेंगे, लेकिन सर्विस चार्ज के रूप में नहीं, बल्कि जो मील की कीमत है उसे ही बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह से जो तमाम अलग अलग कैटेगरीज के खाने हैं सब में 50-50 रुपये आपको जोड़ के देने पड़ेंगे। यानी कि सर्विस चार्ज भले ही ना देना पड़े, लेकिन आपको खाना पीना आपको पहले के मुकाबले सस्ता या महंगा नहीं पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा। सिर्फ चाय आपको पहले के मुकाबले थोड़ी सस्ती पड़ने जा रही है। ठीक है, तो सर्विस चार्ज को लेकर एक तरफ रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं कोर्ट में, तो दूसरी तरफ रेलवे ने चार्ज तो हटा लिया है लेकिन उसे खाने में जोड़ दिया है। बस चाय और कॉफी के साथ जो अतिरिक्त 50 रुपए लग रहे थे, चाय पीना, कॉफी पीने तक सस्ता हुआ है, लेकिन खाने के लिए आपको पैसे उतने ही देने, लेकिन अब वो सर्विस चार्ज को जोड़ दिया गया है आपके खाने की कीमत में, तो एक तरीके से इसे महंगा कहेंगे। चलिए, सर्विस चार्ज के बाद अब रुक कर लेते हैं रुपए का। रुपए की तरफ आज अगर नजर डालें तो इसने 80 का लेवल जो कि काफी दिनों से संभाला था, 3-4 दिन से, वो तोड़ ही दिया। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से रुपए में लगातार रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल ही रही थी। आज खुलते के साथ ही $1 का भाव 80 रुपए 5 पैसे पर पहुंच गया और इंट्राडे में ये 80 रुपए 7 पैसे तक भी गया और एक नया रिकॉर्ड लो बनाया। हालांकि बाद में RBI के कदम के बाद रुपए ने एक हल्की रिकवरी दिखाई और इसमें एक मामूली सा सुधार मिला और फाइनली ये 89-84 पर बंद हुआ। तो चलिए अब रुपए की इस चाल को थोड़ा और समझते हैं। हमारे साथ हैं अदिति नायर, जो जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिक्स इकरा की। अदिति, अगर हम रुपए को देखें, चलिए 80 का लेवल इसे आज नहीं तो कल तोड़ना था, 3-4 दिन इसने होल्ड किया, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या है? रुपए की ये गिरावट एक तरफ सरकार की दलील है कि दुनिया में सारी मुद्राएं गिर रही हैं, रुपया भी गिर रहा है, बल्कि दूसरी मुद्राओं के बनिस्बत कम गिर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका हमारी इकोनॉमी पे कोई अच्छा इंपैक्ट तो नहीं आने वाला, एडवर्स इफेक्ट ही आएगा और अभी शायद ये फाइनल भी नहीं है कि इससे नीचे ना गिरे। ओवरऑल कितना नुकसान पहुंचाएगी रुपए की गिरावट? जी विपिन जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बाकी काफी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज ने रुपए से ज्यादा ही गिरावट दिखाई है। तो एक तरह से अगर रुपये में डिप्रिसिएशन नहीं होगी तो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को काफी धक्का लगेगा। तो थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन तो वारंटेड है इस सिचुएशन में। हमें ये लग रहा है कि जिस तरह से अभी डॉलर स्ट्रेंथ बनी हुई है उसको देखते हुए और जो फेड का फ्रंट लोडेड अग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होगा उसको देखते हुए 80 to 81 की जो रेंज है वो अगले 2-2.5 महीने में हमें लग रहा है कि थोड़ा और नया रिकॉर्ड लो इस रेंज में बन सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा लॉन्गर टर्म देखें तो कमोडिटी प्राइसेस में काफ़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और वाइल जो लैंडेड कॉस्ट है इंपोर्ट्स की उसमें रुपी डिप्रिसिएशन से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट फिर भी काफ़ी करेक्शन हमने ऑलरेडी कमोडिटी प्राइसेस में देखी है। और अगर ये सस्टेन रहता है तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में और हमारे इन्फ्लेशन रीडिंग में आगे जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। अगर ये होता है और ग्लोबली भी अगर कमोडिटी प्राइसेस के सस्टेन फॉल से इन्फ्लेशन रीडिंग थोड़ी आगे जाके सॉफ्टर होती हैं तो हमें लगता है कि मॉनेटरी टाइटनिंग एक्सपेक्टेशन से जल्दी खत्म हो जाएगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि अग्रेसिव होगी, फ्रंट लोडेड होगी, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन के पहले खत्म हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को थोड़ा आगे जाके सपोर्ट मिलेगा और एक रिवर्सल होगा जो अभी हम डिप्रिसिएशन देख रहे हैं उसका। ओके, ठीक है। यहां पर अदिति शॉर्टली बताइएगा, सरकार की एक दलील ये भी है कि कई बार रुपए का अवमूल्यन अच्छा होता है। फिलहाल हो सकता है ये दलील सही है, लेकिन समझना चाहेंगे कि कैसे। देखिए, अगर सारे करेंसीज में डिप्रिसिएशन हो रही है तो अगर रुपया अकेला स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स कैसे कम्पीट करेंगे बाकी कंट्रीज के एक्सपोर्ट के साथ। ये ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप देखिए कितना ज्यादा यूरो का कितना डिप्रिसिएशन हुआ है US डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर इंडेक्स इटसेल्फ कितना स्ट्रांग हुआ है। तो ये ग्लोबल टाइड है और इससे बहुत ज्यादा फाइट कर पाना मुश्किल भी है और शायद वारंटेड भी नहीं, रिक्वायर्ड भी नहीं है।
ओके, ठीक है। तो अदिति बता रही है कि अभी फिलहाल के लिए ठीक है क्योंकि दूसरी करेंसीज भी डेप्रिशिएट कर रही हैं, लेकिन आगे चलते हुए एक रिवर्सल भी वो उम्मीद करती है कि ये शायद 80-82 यहाँ से दिखाई दे, लेकिन एक वक्त आएगा जब वापस से एक मजबूती रुपए में आती हुई दिखाई देगी, शायद दूसरी करेंसीज में भी, लेकिन यहाँ पर रुपया भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया अदिति हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में आज मुनाफे का मंगलवार रहा है। बाजार ने लगाया है तेजी का हैट्रिक। सेंसेक्स आज 246 पॉइंट चढ़कर 54,768 पर, तो निफ्टी 62 पॉइंट चढ़कर 16,341 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। फार्मा को छोड़ दें तो सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही है। सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में देखने को मिली है। वहीं मेटल शेयरों में भी अच्छी खरीदारी रही है। जीरोधा और ट्रू बीकन के को फाउंडर निखिल कामत का मानना है कि बेहतर निवेश के लिए शेयर बाजार बैंकों से बेहतर है, क्योंकि पिछले 2 दशकों से बाजार 11 से 12% तक के रिटर्न्स देने में कामयाब रहा है। अगर आप इंडिया में बैंक एफडी में पैसे लगाएं तो आपको मिल रहे हैं 6, 6.5, 7% डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटेगरी यू फॉल इन, एंड यू पे अ मच हायर लेवल ऑफ टैक्स देन यू डू इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में आके 11-12%, like the Nifty has returned on average about 11% a year in the last 10-20 years. अगर आप 11-12% कमा सकें, you pay only 10% long-term capital gain tax, you are beating inflation even today. So it's a incredible opportunity that people should take advantage of. But अगर आप इस इंटेंशन से मार्केट में आए कि मैं 6 महीने में अपना कैपिटल डबल करूंगा या I will make 50% every year, I think then the problem begins, because mathematically, logically, for anyone to do that consistently is next to impossible. So जब लोगों के expectations become more reasonable, I think they will invest in a wiser manner. goldindiastock.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का कहना है कि इस साल बाजार रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन घरेलू इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स में पैसा बन सकता है। उन्होंने बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी में निवेश की सलाह दी है। डोमेस्टिक फोकस्ड जो सेक्टर्स हैं वहीं पे ही हमें फोकस करना है। तो इसमें बैंक्स हो गए, ऑटोज हो गए, यूटिलिटीज हो गए, तो यही सेक्टर्स हैं जो अभी भी ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। और जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी हो गया या मेटल हो गया, इनसे थोड़ा दूर रहना है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी में भी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक सेक्टर्स में एफएमसीजी में कहना भूल गया, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट रिडक्शन आ रहा है कमोडिटीज का, एफएमसीजी कंपनीज के पास एक लेवर मिल जाता है अपनी वॉल्यूम को पुश करने का, या मार्जिन एक्सपेंशन तो उनको हो ही जाता है। तो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स जो कि कमोडिटी के कंज्यूमर्स हैं, वहीं पे हमें बने रहना है। कल वित्त मंत्री ने लोकसभा में क्रिप्टो करेंसी पर बयान दिया था, लेकिन इससे क्रिप्टो में पैसा लगा चुके लोगों को कोई मदद मिलेगी क्या? उधर अधर में लटके क्रिप्टो निवेशकों को कब तक कोई सफाई मिल पाएगी? क्रिप्टो करेंसी का आखिर क्या होगा, जानने के लिए आज हम बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िए। क्रिप्टो करेंसी निवेश पर कंफ्यूजन। अब बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की, जहां पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद आज मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई भी कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को लेकर संसद में दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, आज संसद के अंदर क्या क्या हुआ? दोनों सदनों की कार्रवाई को क्यों स्थगित करना पड़ा? बिल्कुल, ये स्थगित इस वजह से करनी पड़ी क्योंकि विपक्ष पहले ही से मन बनाए हुए था कि सरकार को 3-4 मुद्दों पर पूरी तरह से घेरना है, और उस घेरने की रणनीति के तहत आज शुरू से ही जैसे संसद में लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ, क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, उसके साथ ही अमूमन होता है कि क्वेश्चन आवर के बाद हंगामा शुरू होता है, लेकिन क्वेश्चन आवर में हंगामा होना शुरू हो गया। राज्यसभा में यही हाल हुआ कि जैसे क्वेश्चन आवर शुरू हुआ और किसान से जुड़े एक सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं, तो उसी वक्त हंगामा शुरू हो गया, और हंगामा इतना जोरदार रहा कि 10 मिनट से ज़्यादा कार्रवाई चल नहीं पाई। पहले तो कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, फिर पूरे दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल 3-4 मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार संसद में हंगामा करता रहा, संसद के बाहर भी। उसमें से एक प्रमुख मुद्दा है महंगाई, दूसरा जीएसटी से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें कई सारे नॉन ब्रांडेड सामान पर जीएसटी लगा दिया गया है, उससे इसकी कीमतें बढ़ रही है, वो एक मुद्दा था। और इन दोनों मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विपक्ष के नेता है राज्यसभा में, उन्होंने नोटिस दिया था बहस कराने के लिए, लेकिन उनके नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। इसी तरीके से यहाँ
यहाँ पे जो सेना में भर्ती की नई योजना जो अग्निपथ स्कीम लाई गई है उसका भी विरोध किया जा रहा है। उसके पर भी बहस कराने के लिए नोटिस दिया गया आज, लेकिन आज उस नोटिस को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन मुझे लगता है कुछ दिनों तक हंगामा चलेगा, फिर इन सारे मुद्दों पर एक तय नियम के हिसाब से बहस शुरू की जाएगी और ताकि सदन की कार्रवाई जो है कुछ सुचारू तरीके से चलाया जा सके। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन तक हंगामे का ये दौर चलता रहेगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। इधर संसद में चर्चा के बजाय क्यों हो रहा है विपक्ष का हंगामा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर संसद में हंगामा नहीं, चर्चा करो। प्रीमियम इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी बोनीटो डिजाइन्स ने गौरी खान और मनीष मल्होत्रा को साइन किया है। बोनीटो को उम्मीद है कि दोनों सेलिब्रिटी डिजाइनर्स के साथ मिलकर वो ग्राहकों को शानदार इंटीरियर्स का अनुभव दे पाएंगे। कंपनी ने हाल ही में मुंबई मार्केट में एंटर किया है। प्रीमियम इंटीरियर डिजाइन करने वाली कंपनी बोनीटो डिजाइन्स ने बहुत कम वक्त में भारत में अपनी जगह बना ली है। अब इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान और फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ हाथ मिलाया है। गौरी खान और मनीष मल्होत्रा मिलकर पहले 199 बोनीटो ग्राहकों के लिए घर डिजाइन करेंगे। गौरी खान बोनीटो डिजाइन्स के साथ जुड़ने पर काफी उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि बोनीटो और वो मिलकर ग्राहकों को शानदार लिविंग का अनुभव दे पाएंगे। Bonito Designs focuses on customizing each home and understands every customer's thoughts before starting the design process, which is absolutely necessary. I'm glad to collaborate with Bonito Designs to bring my creativity and Bonito Designs' strength to create dream homes. This will be the first of its kind collaboration where diverse customers will experience real interior design by me. बोनीटो डिजाइन्स ने हाल ही में मुंबई में अपनी सर्विस लॉन्च की है और 1 महीने में ही कंपनी ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। कंपनी के सीईओ अमित परशुरामका का कहना है कि बोनीटो 2025 तक भारत में सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित होम इंटीरियर डिजाइन ब्रांड बनने के मिशन पर है। इस कोलैबोरेशन के दौरान कोई भी इंडियन कंज्यूमर को इस तरीके की डिज़ाइन न पहले कभी मिली थी और न आगे कभी मिलेगी। सो ये चीज़ हम अपने कंज्यूमर्स को इस जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ में देना चाहते हैं और ये पहली बार है इंडस्ट्री में जो किसी ने इस तरीके का कोलैबोरेशन अपने कंज्यूमर्स के लिए ऑफर में लाया है। बोनीटो डिजाइन्स के मुताबिक कंपनी ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। कंपनी महीने दर महीने 20% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि पिछले 1 साल में कंपनी ने 3 गुना ग्रोथ दर्ज किया है। अब बोनीटो का लक्ष्य वित्त वर्ष 2023 के लिए $10 करोड़ का कारोबार करना है। इसी के चलते जल्द ही कंपनी पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और एनसीआर में भी अपनी सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप यूरोप घूमने जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। पूरा यूरोप इस वक्त भारी गर्मी से जूझ रहा है। ब्रिटेन में इस वक्त जहां 25 डिग्री तापमान रहता था तो वो अब 40 डिग्री तक पहुंच गया है। सीधे हम बात करेंगे लंदन में, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता संजय सूरी। तो संजय सर, गर्मी की मार तो बहुत है उधर। पहले कभी क्या ऐसा लगा था कि ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ेगी? आमतौर पर यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अपनी ठंड के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। देखिए, भारत की सोच, गर्मी की सोच के पसीने आते हैं। अब तो यहाँ पे वास्तव में पसीने आ रहे हैं, क्योंकि एक मजाक चलता है सालाना कि जरा सी गर्मी हो तो लगता है कि ये भारत की गर्मी यहाँ इंग्लैंड आ गई है, और लोग ये बात तब करते हैं जब यहाँ पे तापमान 25-26 हो जाए। अब जो है 38 हो गया है और उससे बढ़ के आज अनुमान है कि 40 और कुछ इलाकों में 42 तक हो जाएगा। यूरोप में, स्पेन में 43 डिग्री पहुंचा हुआ है। बहुत बेहद गर्मी बढ़ रही है। हजारों की मौतें हो चुकी हैं। यूरोप के कई भागों में आगे लगी हुई हैं गर्मी के कारण, जो कि काबू नहीं आ रही। और ये बहुत भारी चिंता है कि ये 1-2 दिन के मौसम की बात नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। और बहुत गंभीर भय है कि अगर इस तरह चलता रहा तो आगे बहुत ये हालत चिंताजनक बन सकती है। जी संजय, तो चलिए, ब्रिटेन में एक तरफ मौसम की गर्मी है तो दूसरी तरफ राजनीतिक मौसम भी वहां का गर्म है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रेस वहां पर और गर्मा गई है। इसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक के लिए आज एक बड़ा अहम दिन है। डिटेल के लिए संजय हमारे साथ बने हुए। तो संजय, 2 राउंड वो जीत चुके हैं, तीसरे राउंड का अपडेट आप देंगे, और चौथा और 5वां राउंड भी जो है जहां पर सांसदों को वोट करना है वो बैक टू बैक ही है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में पहले दौर के चौथे राउंड में वोटिंग अब चालू है। इस दौर में 4 कैंडिडेट मैदान में रह गए हैं। अब की वोटिंग के बाद 4 की जगह 3 हो जाएंगे और नतीजा 7:30 बजे आज शाम को भारतीय समय अनुसार हमारे सामने आ जाएगा। जो मैदान में रह गया निश्चित तौर से ऋषि सुनक उनमें है, ना कि सिर्फ है वो सबसे आगे है। पहले तीनों राउंडों में वो सबसे आगे रहे हैं और तीसरे राउंड में उनकी लीड और भी बढ़ गई। तो वो तो पक्का है ही। फाइनल कॉन्टेस्ट में देखना है कि उनके विरुद्ध कौन खड़ा होता है। इसके बाद कल जो है पता चल जाएगा कि आखिरी 2 कौन कैंडिडेट मैदान में रह गए हैं। उसके बाद करीब 1.5 लाख कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर वोट डालेंगे और वो तय करेंगे कि उन दोनों के बीच में किसको प्रधानमंत्री की पोजीशन दी जाए। वो जो घोषणा है 5 सितंबर को होगी। संभव है कि उससे पहले कोई हार मान जाए तो ये घोषणा पहले भी हो सकती है, लेकिन अब जो है ये फैसला करीब आते जा रहा है। संजय, बहुत शुक्रिया। तो बड़ी दिलचस्प हो चली है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की रेस। भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं काफी आगे। देखना होता है फाइनल क्या होगा। 2 दीवाने शहर में मेरी आवाज ही पहचान है, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, ऐसे सैकड़ों गीतों को मखमली आवाज देने वाले मशहूर गायक भूपिंदर सिंह का कल रात निधन हो गया। भूपिंदर सिंह 82 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहे थे। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। अपने गानों के जरिए वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहे।